में बोले, आज का दरबार स्थगित किया जाता है। वो गुस्से में वहां से निकल गए। अमात्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो शंभुनाथ के पास से गुजरे और उन्हें सुनाते हुए बोले, आपके गवाह किसी कारणवश नहीं आ पाए या मृत पाए गए? शंभुनाथ ने कुछ नहीं कहा। वो तब तक राज दरबार के बीचों बीच खड़े रहे जब तक कि राज दरबार खाली नहीं हो गया। उन्होंने एक नजर सिंहासन और आसपास अमात्य और मंत्रियों के बैठने वाली जगह पर डाली और अपने मन में उम्मीद जगाते हुए बोले, अन्याय और छल की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक दिन इस राज्यसभा में न्याय और न्यायप्रिय लोगों का शासन अवश्य होगा। मगध में भले ही शंभुनाथ हार चुके थे, लेकिन उनके भीतर यह उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन मगध का भविष्य अवश्य बदलेगा। और ये उम्मीद थी चंद्रगुप्त, जो पूरे मनोयोग से तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। आचार्य गजानन आज अपनी कक्षा में एक नया पाठ पढ़ा रहे थे। चंद्रगुप्त, पब्बत और वीरसेन तीनों ही अन्य छात्रों के साथ उनकी कक्षा में उपस्थित थे। गजानन के चेहरे पर आज भी कोई द्वेष नजर नहीं आ रहा था। उसके विपरीत आज उनमें एक संतोष का भाव था। आचार्य गजानन ने वनस्पति विज्ञान से जुड़े एक श्लोक को छात्रों को याद कराया और फिर उसका अर्थ समझाते हुए बोले, मजबूत पेड़ों को उनकी जमीन से उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन के अंदर तक धंसी होती हैं। यह अलग बात है कि कमजोर पौधे अक्सर हवा के झोंके से उखड़ जाया करते हैं और नई जमीन की तलाश करते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं, पुराने और मजबूत पेड़ के आसपास नए पौधे लगा देते हैं ताकि वो जल्दी पनप सके, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। अर्थ समझने के बाद चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, एक प्रश्न है। गजानन ने शांत भाव से कहा, आप पूछो चंद्रगुप्त। जिज्ञासा को मन में कभी दबाना नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, तो क्या कमजोर पौधे कभी पेड़ों की तरह मजबूत नहीं बन सकते? आचार्य ने समझाते हुए कहा, बन सकते हैं, यदि उन्हें सही जमीन पर लगाया जाए और उनका संरक्षण सही हाथों में हो। आचार्य गजानन का व्यंग उनके शांत भाव के चलते किसी को समझ नहीं आया। पब्बत और वीरसेन भी हैरान थे कि आज आचार्य को हो क्या गया है। चंद्रगुप्त को हीन भाव से देखने वाले आचार्य का मन अचानक बदल कैसे गया। वीरसेन तभी आवाज में पब्बत से बोला, आचार्य को आज हो क्या गया है? कहीं उन्होंने आचार्य चाणक्य से डरकर मैदान तो नहीं छोड़ दिया? पब्बत हैरान होकर बोला, ये तो मेरे भी समझ से परे है। आचार्य गजानन सच में बदल गए या बदलाव का नाटक कर रहे हैं? तभी गजानन ने पब्बत और वीरसेन की तरफ देखते हुए कठोर स्वर में कहा, अगर किसी का इस कक्षा की पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा तो वो अभी कक्षा से बाहर जा सकता है। पब्बत समझ गया कि ये उसे ही बोला जा रहा है। उसे अंदर ही अंदर आचार्य गजानन पर गुस्सा आया, लेकिन चुप रहा। चंद्रगुप्त भी ये देखकर हैरान था कि आज उसके प्रति आचार्य गजानन का व्यवहार अचानक बदल कैसे गया। उसे इस बदलाव के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी और वो गलत नहीं था। मगध के कारावास में मंत्री शक्टार बेचैनी से कभी टहलते तो कभी पत्थर के बने स्थान पर बैठ जाते। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आज शंभुनाथ उन्हें कारावास से छुड़वा लेंगे। उनका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था कि कब दरवाजा खुले और वो दोबारा खुली हवा में सांस ले सके। तभी कुछ सैनिकों के द्वार के करीब आने की हलचल हुई। वो उत्सुक हो गए और मन ही मन बोले, अवश्य शंभुनाथ मेरी रिहाई का फरमान लेकर आए होंगे। अपने दोनों हाथ फैलाकर द्वार की तरफ बोलते हुए बढ़े, शंभुनाथ। लेकिन जैसे ही द्वार खुला, सामने अमात्य को देखकर उनके दोनों हाथ खुले के खुले रह गए। अमात्य को सामने देखकर शक्टार के चेहरे पर उदासी छा गई। वहीं अमात्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अमात्य पत्थर के बने ऊंचे और चौड़े स्थान पर बैठ गए और उस कोठरी को निहारते हुए बोले, बंद दीवारों में बहुत घुटन होती होगी ना शक्टार? रोशनी और हवा आने के लिए बस एक छोटा सा छिद्र।
सोने के लिए चट्टान की शैया, ओढ़ने के लिए एक पतली चादर और बदन पर मात्र धोती। तुमने मेरे लिए भी ऐसी ही कल्पना की होगी ना? शक्कर वहीं चुपचाप खड़े होकर बस उनकी बातें सुनते रहे। अमात्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस कि तुम्हारी कल्पना सत्य सिद्ध नहीं हुई। तुमने अपनी सारी शक्ति तो लगा दी, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अमात्य हूं। मैंने ही तुम्हें इस काल कोठरी में डलवाया था, और मेरी मर्जी के बिना यहां से निकलना तुम्हारे लिए असंभव है। शक्तार ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए चिंतित स्वर में पूछा, मंत्री शंभुनाथ कहाँ है? अमात्य के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मंत्री शंभुनाथ महाराज से दंड पाकर कहीं रो बिलख रहे होंगे। तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में वो 1 मास तक भूखे सोएंगे। परंतु तुम चिंता मत करो, वो भी जल्दी ही तुम्हारे साथ इस काल कोठरी में होंगे। फिर तुम दोनों अपना बचा हुआ जीवन यहीं बिताना। इतना बोलकर वो जाने को उठे ही थे कि मंत्री शक्तार चिल्लाते हुए बोले, क्या किया आपने मंत्री शंभुनाथ के साथ? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अमात्य भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, चिल्लाओ मत शक्तार, तुम्हारी आवाज यहां से बाहर नहीं जाने वाली। अपने विरुद्ध सारे प्रमाण मैंने नष्ट कर दिए हैं, और प्रमाण के साथ साथ मंत्री शंभुनाथ भी नष्ट हो गए। मैंने सोचा तुम्हारी उत्सुकता शांत कर दूं, इसलिए खुद तुम्हें बताने चला आया। एक महामंत्री एक कैदी से मिलने आया। तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए शक्तार। शक्तार रुंधे गले से बोले, आपको इसका मूल्य चुकाना होगा। आपकी नियति जल्दी ही बदलने वाली है अमात्य, याद रखना। अमात्य हंसते हुए बोले, और तुम्हारी नियति ये काल कोठरी ही है शक्तार। जितना शीघ्र सत्य को स्वीकार करोगे, जीवन जीना आसान हो जाएगा। इतना बोलकर उन्होंने अपने दुशाले को 2 बार अपने हाथों में लपेटा और काल कोठरी से बाहर निकलते हुए एक सैनिक को आदेश दिया, यहां दिन रात निगरानी बढ़ा दो और अब इन्हें सिर्फ 1 वक्त का खाना दिया जाए। आदेश देकर अमात्य वहां से चले गए और मंत्री शक्तार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर गए। शक्तार और शंभुनाथ भले ही अमात्य से हार चुके थे, लेकिन तक्षशिला में पप्पत किसी भी स्थिति में हार मानने को तैयार नहीं था। सभी कक्षाओं के खत्म होने के बाद पप्पत और वीरसेन आचार्य गजानन से मिलने उनके कक्ष में आए। राजहंस वहां पहले से ही मौजूद था। पप्पत और वीरसेन को देखते ही गजानन ने राजहंस की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो राजहंस। राजहंस को यह बड़ा अटपटा लगा। उसने मन ही मन कहा, अब ऐसा क्या करने वाले हैं आचार्य गजानन इनके साथ? कहीं फिर से किसी योजना की तैयारी तो नहीं हो रही? राजहंस को वहीं खड़ा देख पब्बत झड़कते हुए बोला, क्या सोचने लगे? आचार्य का आदेश नहीं सुना? अब जाओ यहां से। राजहंस बिना कुछ बोले उस कक्ष से निकल गया, लेकिन संदेह के बीच उसके मन में उपजने शुरू हो चुके थे। वहीं राजहंस के कक्ष से जाते ही पब्बत ने गजानन की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से में कहा, आचार्य, कक्षा में कैसा व्यवहार था आपका हमारे साथ? आपको आचार्य चाणक्य का डर सताने लगा या चंद्रगुप्त पर अपना प्रेम लुटा रहे थे? गजानन मुस्कुराते हुए बोले, खा गए ना तुम भी धोखा। अब यही चाल चलनी है आचार्य चाणक्य के साथ। अगर सीधे तरीके से मात ना दे सको तो छल का सहारा लेना ही पड़ता है। पब्बत हैरान होकर बोला, आचार्य मैं कुछ समझा नहीं, क्या आपके पास पुनः कोई योजना है? गजानन बोले, मेरे पास नहीं, माल केतु के पास है। हमें तो बस उसकी सहायता करनी है। पब्बत हैरान था। उसने कहा, आप माल केतु से मिले थे और उसकी सहायता करनी है, पर उसकी योजना क्या है? गजानन बोले, योजना तो माल केतु ने नहीं बताई, पर उसका परिणाम अवश्य बता सकता हूं। अगर वो अपनी योजना में सफल हुआ तो
भाग्य, चंद्रगुप्त, सूरजमल और सुकेतु का सफाया एक साथ हो जाएगा। ये बात सुनते ही पब्बत और वीरसेन का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए पब्बत बोला, आचार्य, मुझे मालकेतु पर संदेह नहीं है, लेकिन उसकी योजनाओं पर है। पहले भी वो अपने काम में असफल हो चुका है। गजानन बोले, पुत्र, पराजय तो जय की तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम होता है। हमें पहली गलती से सीख लेकर ही आगे बढ़ना होगा। हमें विश्वास है कि इस बार मालकेतु अवश्य सफल होगा और हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। ऐसा कहते हुए गजानन के चेहरे पर एक दृढ़ता का भाव था, जिसे देख पब्बत और वीरसेन के मन में भी एक उम्मीद जागी थी। जहां आचार्य गजानन को मालकेतु पर विश्वास था, वहीं मालकेतु अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जंगल में पहुंचा। काफी ढूंढने के बाद उसे उन डकैतों का नया ठिकाना मिल गया, जिन पर कुछ रात पहले चंद्रगुप्त और सुकन्या नजर रखने आए थे। वो अपने साथ धनुष और बाण लेकर गया था। वो निसंकोच ही डकैतों के बीच चला गया। डकैतों ने जैसे ही किसी सैनिक को अपने बीच आते देखा तो उसे तुरंत चारों ओर से घेर लिया। एक डाकू ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? मालकेतु ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर बोला, मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूं। मुझे आपके सरदार से मिलना है।